नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बादरा आसपास खबरों से। और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले बादरा क्षेत्र की राजनीति पर और यहाँ क्षेत्र की खबरों पर। तो प्रमुखता के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबर से। दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संघ उप शाखा बादरा का धरना कल से 27 जून से लगातार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। और ये धरना लगाया गया है दोस्तों, जो बाडी सरपंच के खिलाफ धारा 38 के तहत कार्रवाई की गई और 2 अन्य ग्राम सेवकों को और 2 अन्य तकनीकी सहायकों को जो बर्खास्त किया गया था उस कार्रवाई के चलते। और दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया के दबाव के चलते सीओ पर दबाव बनाकर जो ये कार्रवाई की गई उसको लेकर लगातार बादरा क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों का और कर्मचारियों का आक्रोश देखा जा रहा है। बेशक कल सरपंच यूनियन का धरना 7 दिनों के लिए स्थगित हो गया विधायक बलवान पूनिया की मंशा के साथ। दोस्तों, उप प्रधान जो है बलवान फगेड़िया उपस्थित हुए थे, अनिल ओलक के साथ वार्ता हुई और साथ में सरपंचगण भी थे। और कल ये एक प्रकार से सफल वार्ता हुई और विधायक बलवान पूनिया का मैसेज संदेश जो है वो उप प्रधान बलवान फगेड़िया ने बताया कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा, इसलिए आप धरना समाप्त करें। लेकिन सरपंच गणों ने कहा कि 7 दिवस का हम टाइम देते हैं, 7 दिन के अंदर अगर सभी कर्मचारियों की और सरपंच पर मामले वापस नहीं लिए गए, इनकी बहाली नहीं हुई तो दोबारा धरना प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा जो है पहले ही ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री के नाम और पंचायती राज मंत्री के नाम, उसमें 27 जून को धरना प्रदर्शन करने की मांग की गई थी और उनका अनिश्चितकालीन धरना कल प्रारंभ हुआ और आज भी लगातार जारी रहा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें भी कोई कार्रवाई होती है क्या, कोई वार्ता होती है, कोई आश्वासन इन कर्मचारियों को मिलता है या नहीं मिलता है। वही मांगे इन कर्मचारियों की भी है कि जो ग्राम सेवकों को और अन्य कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की गई है, एक प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई, उनको वापस बहाल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मात्र 2 सप्ताह में हनुमानगढ़ जिले से करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए और इस प्रकार की पोस्ट के लिए जो कि भड़काऊ हो, जिससे दोस्तों रिवाल्वर आदि हथियार लेकर जो हम कई बार पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर जो है शांति भंग की संभावना के चलते जो है पुलिस गिरफ्तारी करती है और इसी के तहत इन लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। और मैं आपको एक अचरज की बात बताऊं तो ये डमी रिवाल्वर दोस्तों, डुप्लीकेट रिवाल्वर जो फेसबुक आईडी से या अन्य आईडियों से आप फोटो खींचकर जो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई होती है शांति भंग को लेकर। दोस्तों, उनको किसी को पता नहीं होता कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, लेकिन आप जो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं उससे आपकी मानसिकता और उस मैसेज का संदेश क्या लोगों में जाता है दोस्तों, उसको लेकर कार्रवाई होती है। और उसको लेकर लगभग 14 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जो ये मामला दर्ज हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको, अगर वो युवा है तो उनको आगे नौकरी लगने में परेशानियां हो सकती है। और नकली और डमी रिवाल्वर की पोस्ट जो आप डालते हैं उससे आप पर शांति भंग का आरोप लगाकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसी पोस्टों से बचे। और इसके साथ पुलिस ये भी तलाश कर रही है कि किसी गैंगस्टर को तो आप फॉलो नहीं कर रहे दोस्तों, अगर ऐसा भी है तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपसे पूछताछ हो सकती है और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट आप नहीं कर सकते। और किसी की धर्म की भावना को आहत करने वाला या किसी को निजी तौर पर आहत करने वाली पोस्ट से आपको बचना चाहिए। और पूरे जिले में किस किस क्षेत्र से कितने लोग गिरफ्तार हुए मैं आपको बताऊं तो पीलीबंगा से 2, संगरिया से 3, हनुमानगढ़ से 4 और सदर पुलिस ने 2, टिब्बी और पल्लू पुलिस ने 1 और बिरानी पुलिस थाना ने भी 1 व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जो कि मामले थे डमी पिस्टल की पोस्ट डालने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस द्वारा दोस्तों एक नंबर भी इसमें
दिया गया है कि अगर इस प्रकार की पोस्ट कहीं आती है या किसी प्रकार की आपके पास सूचना है जो कि बहुत उपयोगी हो सकती है हमारे राजस्थान के लिए, भारत के लिए या पुलिस के लिए, किसी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट हो, तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और आप सीधे इस नंबर पर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये नंबर है 01552 और 261105। एक बार फिर से नंबर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो 01552 ये कोड नंबर है और 261105 ये नंबर है। तो आपके नंबर गुप्त होंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने आसपास भड़काऊ पोस्ट या कोई अन्य संदिग्ध गतिविधियां अगर आप देखते हैं तो पुलिस जिला मुख्यालय का यह नंबर है, आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में संकट अभी थमा नहीं, आने वाले 10-15 दिनों तक और ये संकट जारी रहने वाला है और विशेषकर 12 जुलाई तक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी शिंदे गुट के बागी विधायकों को, तो 12 जुलाई तक वो पेश होकर अपना जवाब दे सकते हैं। और जिस प्रकार से उनको बाधित किया गया था जवाब देने के लिए, तो उस पर राहत प्रदान कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या चल रहा है दोस्तों इस मामले में मैं आपको बताऊं तो भाजपा और शिंदे की आपस में बैठक भी हुई है और कुछ तय भी हुआ है। और शिंदे ने आज जो मीडिया को बयान दिया कि सब कुछ अब फिक्स हो चुका है, सेट हो चुका है और जल्द ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे की गठबंधन की सरकार आप देख सकते हैं। तो किस स्तर पर यह सरकार बनने जा रही है और दोस्तों किस बातों का इसमें ध्यान रखा गया है और किस प्रकार का यह समझौता है, और मैं आपको बताऊं तो अभी बीजेपी और शिंदे गुट के पास जो है वो 162 से कहीं अधिक विधायक है। तो दोस्तों बहुमत के लिए मात्र 44 विधायक चाहिए। 287 वर्तमान में सदस्य है और 287 में 162 बहुमत के लिए 162 बीजेपी के पास सदस्य है, तो कुल मिला के 144 चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार बन सकती है और आने वाले दिनों में दोस्तों बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर मैं महाराष्ट्र से बताऊं तो बीजेपी ने भी शिकायत की है राज्यपाल को और सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायत की है दोस्तों। जिन परिस्थितियों में शिंदे ने जब से बगावत की है तब से लेकर अब तक 27 जून तक मात्र 17 से और 27 जून तक अगर देखिए मात्र 10 दिनों में, और 14 जून तक जब से ये संकट प्रारंभ हुआ तब से 17 दिन को ले तो दोस्तों लगभग 450 से कहीं अधिक फैसले जल्दबाजी में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने की है, जिनमें कुछ फैसलों को क्लोज कर दिया गया, कुछ फाइलों को क्लोज करके उनको बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ मामले जल्दबाजी में निपटाए गए और ऐसे मंत्रालयों के मामले भी मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं जिन मंत्रालयों के जो मंत्री है वो शिंदे गुट में गुवाहाटी बैठे हैं। तो इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और दोस्तों आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं घपले और जल्दबाजियां हैं, भविष्य में अपना बचाव करने की योजना है और इसमें जरूर अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आगे मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें जांच भी हो सकती है दोस्तों। इस 10-15 दिन के दौरान जितने फैसले लिए 1000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पास किए गए दोस्तों मात्र इन 15-17 दिनों में, और मात्र 48 घंटों की बात करें तो 150 से कहीं अधिक प्रस्ताव मात्र 48 घंटे में पास किया गया। अल्पमत सरकार है, बहुमत इनके पास है नहीं, उसके बावजूद भी ताबड़तोड़ जो फैसले किए जा रहे हैं उससे महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार पर जो है संदेह व्यक्त किया जा रहा है और इसमें जरूर कुछ ना कुछ उद्धव ठाकरे के लिए हानिकारक होगा आने वाले दिनों में। तो देखते हैं उद्धव ठाकरे क्या सरकार जाने के साथ साथ जेल भी जा सकते हैं दोस्तों, इसकी संभावनाएं कुछ ज्यादा व्यक्त की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज 28 जून को क्या विशेष दिन है इसके बारे में भी बात करेंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं तो आज बीजेपी की बैठक हुई थी हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर, और दोस्तों ये जो
भाजपा की बैठक हुई थी, उसमें बादरा के मलखेड़ा निवासी सुनील बराला को भाजपा जिला कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा बादरा से संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक ने भी इस बैठक में भाग लिया था और अनेकों फैसले इस बैठक में किए गए। दोस्तों, भाजपा को सक्रियता प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए और भाजपा की रीति नीति का प्रसार करने के लिए आदि अनेक मुद्दों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में भी सुझाव और वक्ताओं ने संबोधन दिया। दोस्तों, इसके अलावा राकेश अग्रवाल को भी जिला महामंत्री बनाया गया लघु उद्योग प्रकोष्ठ का, जो कि ये नियुक्ति जो दी है वो बद्री प्रसाद सैनी ने दी है, जो कि जिला संयोजक है दोस्तों इस लघु उद्योग प्रकोष्ठ के। और 25 जून को ये नियुक्ति राकेश अग्रवाल को दी गई। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें भादरा क्षेत्र की, तो लगातार भादरा क्षेत्र में चोरियां बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बाइक कल रात्रि को भी बालाजी अस्पताल के आगे से एक बाइक चोरी हुई थी और हर 2-3 दिन में एक बाइक चोरी की घटना भादरा क्षेत्र में लगातार होती है। और एक बात मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनको इस प्रकार से ओपिनियन भी लेना चाहिए। कस्बे के बाजारों में लोगों से भी बात करनी चाहिए, इससे उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। चोरों को पकड़ने के लिए, गैंग को पकड़ने के लिए लोगों में इस कदर खौफ और डर है दोस्तों कि अपनी खुद की दुकान के आगे भी बाइक जब खड़ी करती है तो बार बार उस बाइक पर नजर रखनी पड़ती है। और जब कोई अन्य लोग आकर किसी बाइक दुकान के आगे बाइक खड़ी करके दुकान के अंदर सामान लेने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों उनको सबसे बड़ी चिंता जो होती है वो होती है कि वापस आकर उनको अपनी बाइक मिलेगी या नहीं। ऐसी ऐसी जगहों से बाइकों की चोरी हो रही है दोस्तों, जहां पर बाइक बहुत ज्यादा खड़े होते हैं और जहां अंदर जैसे कोचिंग क्लासें लगती है और अस्पतालों के आगे और बस स्टैंड के पास, ऐसी जगहों से बाइक की चोरी होती है। तो इन चोरियों की कैसे रुकावट हो, कैसे इन पर रोकथाम लगे, पुलिस को इसके ऊपर दोस्तों विस्तार से बात भी करनी चाहिए और मंथन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीति की, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज 28 जून की आज की खास अपडेट बताता हूं और मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, आज 28 जून को 1921 को जन्म हुआ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का आज ही के दिन। इसके अलावा 1975 को आपातकाल के दौरान दोस्तों आज ही के दिन मीडिया पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था 28 जून को। इसके अलावा 1981 को आज ही के दिन चीन ने दोस्तों भारत के लिए कैलाश मानसरोवर के दरवाजे खोले थे, रास्ता खोला था और तब से लेकर अब तक लगातार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना भारतीयों के लिए सुगम हुआ था। इसके अलावा 2007 को दोस्तों आईफोन के नाम से जाने वाला एप्पल का पहला फोन आज के दिन 2007 को लॉन्च हुआ था, बाजारों में आया था। इसके अलावा जसपाल राणा का जन्म भी दोस्तों आज के दिन 1976 को हुआ था, जो कि प्रसिद्ध निशानेबाज है, बेहतरीन खिलाड़ी है भारत के। इसके अलावा दोस्तों, आज भादरा क्षेत्र की बात करें तो मलखेड़ा के सरपंच दीपक पुनिया का भी आज जन्मदिन है और अनिल ओलख जो कि प्रधान है पंचायत समिति के, उनकी आज शादी की सालगिरह भी थी। और इसके अलावा शेर सिंह गोस्वामी जो है उस दंपति की भी आज 31वीं शादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के भादरा क्षेत्र में प्रमुख और खास शख्सियतों के लिए ये दिन खास विशेष रहा। और आज के दिन नौर में मंडी के भाव दोस्तों सरसों के अगर देखें तो 6690 रहे और गेहूं के भाव 1975, जौ के भाव 2565, चना के भाव 4485 और ग्वार के भाव 5170, जबकि तारामीरा 5305 रुपए बिका है आज। और दोस्तों, संगरिया मंडी में सरसों के भाव 6363 रहे आज, ग्वार के भाव 4831 और गेहूं के भाव 2026 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा दोस्तों बुन्ना मंडी में ग्वार 4560, जौ के भाव 2436, जबकि राउतसर मंडी में ग्वार 5040, चना के भाव 4450, सरसों के भाव 6200, तिल के भाव 9752 और तारामीरा के भाव दोस्तों 5231 और जौ के भाव 2590। इलाहाबाद मंडी में सरसों 6401 बिकी है, जबकि चना बिका है 24501, मूंग
बिका है 5500 और गेहूं बिकी है 1950 रुपए प्रति क्विंटल। मेथी बिकी है 5200, नरमा बिका है 9800 रुपए प्रति क्विंटल। और रायसी नगर मंडी में गेहूं दोस्तों 1980, जौ के भाव 2800, सरसों के भाव 6400, ग्वार के भाव 4870, चना के भाव 4525। सरसा मंडी में नरमा 10,410, सरसों के भाव 6521, गेहूं के भाव 2000। आदमपुर मंडी में नरमा 10,500, सरसों के भाव 4925 रुपए प्रति कुंटल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज अगर देखें तो आज दिन भर जरूर बादल छाए रहे, 90% से अधिक बादल छाए रहे। रात्रि को भी 95% तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसात का मौसम आज नहीं है। लेकिन कल जो जरूर बरसात होगी दोपहर के बाद। और आज जो मौसम रहा वो दोस्तों 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर का दिन भर रहा, जबकि 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चली। कल 29 जून को कैसा रहेगा मौसम? 36 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा, अधिकतम 45 डिग्री, जबकि 40 से 44 देर शाम को रहेगा। और 6 बजे के बाद में रात को 12 बजे से पहले बरसात के योग है, बरसात की संभावना है। चक्रवात बन रहे, परिवर्तनशील मेघ आप आसमान में देखेंगे, उससे बरसात हो सकती है। तो बरसात ज्यादा नहीं है, 0.6 mm बरसात ही होगी, लेकिन दोस्तों परिवर्तनशील मेघ जो है लगातार जारी रहेंगे। उसके बाद में 30 जून को भी आपको कहीं हल्की और कहीं बरसात भारी भी देखने को मिल सकती है। और रात्रि को भी कल दोस्तों 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 29 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आंधी नुमा हवा आपको कल दिखाई देगी। तो 45% बादल जो है रात्रि को छाए रहेंगे और दिन भर जो है 50 से लेकर 90% बादल छाए रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। अब आपको बताते हैं दोस्तों राजनीति के ऊपर हम बात करते हैं। क्या है राजनीति की वर्तमान में भादरा की स्थिति, इसके ऊपर अगर आंकलन करें तो दोस्तों कांग्रेस की टिकट और भाजपा की टिकट दौड़ में जो नेतागण है आपके सामने है और जो मेहनत कर रहे हैं उसकी बात करें तो कांग्रेस की टिकट के नजदीक जैसे जैसे राजनीतिक क्षेत्र की बदल रही है दोस्तों और जो राजनीति में परिवर्तन आया है दोस्तों, हम अगर बात करें 1 साल पहले तक की तो बलवान पूनिया के लिए यही कहा जा रहा था और स्वयं बलवान पूनिया भी यही कहते थे कि माकपा ही मेरी पार्टी है और माकपा से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब क्षेत्र में चर्चा ये जोर शोर से है कि बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट के बेहद नजदीक है। तो और कौन है दोस्तों कांग्रेस की टिकट क्षेत्र में ले सकते हैं और वो कांग्रेस के बलवान पूनिया को एक प्रकार से टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस की टिकट को लेकर? तो वो नाम है दोस्तों बजरंग सारण का और जयदीप डूडी का। तो क्या बजरंग सारण और जयदीप डूडी भी टिकट ले सकते हैं दोस्तों? ये इनकी संभावनाएं प्रबल है। एसपी सिंह भी इस दौड़ में जरूर है, लेकिन एसपी सिंह कांग्रेस से कहीं ज्यादा भाजपा की टिकट के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा के आला नेताओं के संपर्क में ज्यादा नजर आते हैं एसपी सिंह। अब बात करें बीजेपी की टिकट की तो दोस्तों बीजेपी की टिकट में बेशक एक ही उम्मीदवार सबसे बड़ा उम्मीदवार है और वो भी लगातार अभी तक बना हुआ है और लंबे समय से एक ही नाम आ रहा है, वो है संजीव बेनीवाल का। और संजीव बेनीवाल निश्चित रूप से बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार और हकदार भी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो एसपी सिंह भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ बीजेपी की टिकट का और मीनू बेनीवाल के बीच बीच में नाम आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक उनका जो नाम है वो एलनाबाद हल्के से भाजपा की टिकट मांगने के आ रही है। इसके अलावा अशोक सैनी का नाम है, लेकिन अशोक सैनी भादरा से संभवतः अशोक सैनी को टिकट कतई ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि अशोक सैनी को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है और अशोक सैनी को उनके वर्ग विशेष के हिसाब से राजस्थान की कोई सीट सुरक्षित मानकर दी जा सकती है और वो संभवतः जयपुर के आसपास या कहीं ऐसे क्षेत्र में हो जहां सैनी समाज के लोग बहुत ज्यादा हो। तो दोस्तों भादरा से अशोक सैनी की संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। और टिकट की जो बंटवारे की जहां तक बात है तो दोस्तों वहां जरूर अशोक सैनी अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि अशोक सैनी कोर कमेटी के सदस्य भी होंगे और जो टिकट बंटवारे की कमेटी
का गठन होगा दोस्तों, उसमें अहम भूमिका अशोक सैनी की हो सकती है। तो क्या अशोक सैनी संजीव बेनीवाल की रिकमेंड करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्तमान में अशोक सैनी और संजीव बेनीवाल के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और उनके संबंध मधुर है। आपस में उनकी फोन से भी वार्ता होती है और उनके अशोक सैनी के जो कार्यकर्ता है वो संजीव बेनीवाल के साथ भादरा में लगे हैं और मीटिंगों में भी जाते हैं। और दोस्तों बहुत ही एक शानदार वातावरण है बीजेपी के लिहाज से भादरा में संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में बना हुआ है। तो कुल मिला के भाजपा की टिकट की स्थिति इस प्रकार से है। और अब अगर बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, बैलेट पेपर की अगर बात करें तो दोस्तों अभी नाम तय नहीं है, लेकिन भाजपा कांग्रेस के अलावा दोस्तों माकपा से भी तीसरा उम्मीदवार यहां खड़ा हो सकता है और इसके अलावा बसपा से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, सपा से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और आरएलपी से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो है वहां से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो ये लगभग 6-7 पार्टियों के कैंडिडेट तो यहाँ अवश्य है। संभवतः एक आध पार्टी कोई यहाँ कैंडिडेट ना खड़ा करे, लेकिन लगभग ये तो बैलेट पेपर में नाम आने तय है। इसके अलावा निर्दलीय कितने हो सकते हैं इसकी अभी से कोई पुख्ता बात नहीं बताई जा सकती। लेकिन संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, जयदीप डुड्डी, बजरंग सारण के अलावा शीला शेखावत, एसपी सिंह, कार्तिक डुड्डी, बलवान फगेड़िया, अजीत बेनीवाल आदि के नाम हैं जो चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये नाम किसी न किसी पार्टी की टिकट लेकर आपके सामने आ सकते हैं। तो बसपा की टिकट से कौन आ सकता है? शीला शेखावत का नाम भी आ रहा है, कोई और भी लेकर आ सकता है। और आप टिकट के लिए दोस्तों सबसे बड़ा नाम जो है क्षेत्र में चर्चा भी है। ये चर्चा क्यों है दोस्तों, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ खास नहीं बता सकता, लेकिन ये चर्चा इसलिए कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपना खाता जरूर खोलेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए व्याकुल है और सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर बैठकें भी की जा चुकी है और अपने संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसको लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर डाउन होती है तो आम आदमी पार्टी की सीटों की यहाँ अच्छी खासी संख्या हो सकती है, वो 15 या 10 या 20 तक भी जा सकती है। तो ऐसे में भादरा से आम आदमी पार्टी की टिकट क्या कोई बड़ा दावेदार ले सकता है दोस्तों? इसके लिए नाम जयदीप डुड्डी का सामने आ रहा है चर्चाओं की माने तो, कि जयदीप डुड्डी को अगर कांग्रेस टिकट नहीं मिली तो वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में वो आम आदमी पार्टी की भी टिकट ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये चर्चा चली है दोस्तों, इसीलिए हम तक भी पहुंची है और हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं और चर्चा लोगों में है, इसलिए भी इसकी बात करनी जरूरी है। तो अगर कांग्रेस की टिकट बलवान पूनिया लाते हैं तो माकपा की टिकट फिर बलवान फगेड़िया लेकर आ सकते हैं, ये भी संभावनाएं बनती है। तो कार्तिक डुड्डी फिर क्या करेंगे? अगर जयदीप डुड्डी चुनाव लड़ेंगे तो क्या कार्तिक डुड्डी चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों एक ही परिवार के हैं, इसके ऊपर साइंस है। लेकिन आरएलपी की टिकट जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसकी टिकट कार्तिक डुड्डी लेकर आ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भी कतई संदेह नहीं है, क्योंकि कार्तिक डुड्डी स्वयं में काफी बार ये घोषणा कर चुके हैं, ये बातें कह चुकी है। तो ये है दोस्तों वर्तमान में राजनीति, जो सक्रिय राजनीति है और जो नेतागण लगे हैं गांवों में वोट मांगने, उनकी एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड उनका। लेकिन अभी कौन किस पायदान पर है, कौन किस टिकट के नजदीक है और कौन किस सोर्सेज के द्वारा टिकट हथिया सकता है, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों फैक्टर्स की भी हम बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स लागू होते हैं और कौन कौन से फैक्टर से कौन सी टिकट को नुकसान हो सकता है, किस टिकट को फायदा हो सकता है और कौन उम्मीदवार यहाँ सबसे भारी और अग्रिम पंक्ति का दावेदार बनकर उभरेगा। तो इन सारी बातों पर, चर्चाओं पर हमारी नजरें रहेगी और जनता के दिमाग में जो दोस्तों चर्चाएं होती है और जो चीजें निकलकर जनता से बाजार में चर्चा के रूप में फैलती है दोस्तों, उसके ऊपर भी हम पूरी विस्तार के साथ वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी फैक्टर्स को प्रभावित करने वाली बातें होती है और उनके पीछे भी भादरा क्षेत्र में तो कम से कम
लॉजिक भी होता है। तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। और दोस्तों कोरोना का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि भारत में कोरोना लगातार एक प्रकार से धीरे धीरे ही सही बढ़ता जा रहा है। और आज भी 11,793 मामले कोरोना के आए हैं। बेशक मृत्यु दर बहुत कम है, 27 लोगों की कोरोना से आज भी मौतें हुई है पूरे देश में। राजस्थान में भी 97 मामले कोरोना के आए हैं दोस्तों। तो कोरोना से आप अपना सावधानी और बचाव जरूर रखिएगा। और दोस्तों भीड़ भाड़ का हिस्सा आप बनते हैं तो अपने सेफ्टी सुरक्षा जो है मास्क के द्वारा आप जरूर करें। और जिस किसी ने भी अभी तक जो वैक्सीन की डोज नहीं लगाई है वो अपनी वैक्सीन की डोज लगाकर अपनी लाइफ को सुनिश्चित और सुरक्षित दोस्तों जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।